एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के बाजार में घूम रहे थे। उसी समय उनके राज्य का राजा भी वेश बदलकर आम जनता की स्थिति का जायजा लेने बाजार में आया। राजा ने साधारण कपड़े पहन रखे थे ताकि कोई उसे पहचान न सके। इसी बीच उसकी नज़र मुल्ला नसीरुद्दीन पर पड़ी, जो अपनी चतुराई और मजाकिया स्वभाव के लिए मशहूर थे। राजा ने सोचा, क्यों न मुल्ला की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। राजा ने एक भिखारी का वेश धारण किया और मुल्ला के पास जाकर हाथ फैलाया। भिखारी: राजा, अरे भाई, मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ खाने को दे दो। मुल्ला ने उस भिखारी को देखा और तुरंत उसकी आंखों में पहचान का भाव आया, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया और कहा, तुम्हें भूख लगी है तो जरूर कुछ मदद करूंगा। मुल्ला ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक तांबे का सिक्का निकालकर भिखारी को दे दिया। राजा ने सिक्का हाथ में लिया और सोचा कि मुल्ला के चतुराई की परीक्षा लेने का यही सही समय है। भिखारी: राजा, यह तो बस एक तांबे का सिक्का है, इससे मेरा क्या होगा, मैं बहुत भूखा हूँ। मुल्ला: भाई, भूख मिटाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। राजा ने मुल्ला की बात सुनी और उसकी हंसी निकल गई, लेकिन उसने खुद को संयमित किया और कहा, लेकिन यह कैसे संभव है। मुल्ला: अगर राजा चाहे तो वह भूखा भी रह सकता है, और अगर भिखारी चाहे तो वह किसी राजा से कम नहीं हो सकता। सब इंसान की सोच पर निर्भर करता है। यह सुनकर राजा का दिल पसीज गया और उसने सोचा कि मुल्ला को एक और मुश्किल में डालते हैं। भिखारी: राजा, तो फिर ऐसा करो, मुझे एक ऐसा भोजन दो जिससे मैं हमेशा के लिए तृप्त रहूं और फिर कभी किसी से मांगने की जरूरत न पड़े। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यह लो। उन्होंने एक बूंद पानी का कटोरा राजा को दिया। राजा चकित हो गया, मात्र एक बूंद पानी, इससे मेरी भूख कैसे मिटेगी। मुल्ला: भाई, पानी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे संभाल कर रखना ही समझदारी है। इस एक बूंद पानी से तुम्हें यह सीख मिलेगी कि भूख और प्यास सिर्फ शरीर में नहीं, हमारे मन में होती है। मन की संतुष्टि से ही असली भूख मिटती है। राजा ने मुल्ला की चतुराई और गहरी समझ को समझ लिया। उसने तुरंत अपना भिखारी वाला वेश हटाया और असली रूप में आ गया। राजा: मुल्ला, तुमने आज मुझे एक बड़ी सीख दी है। तुम्हारी बातों ने मुझे जीवन का असली अर्थ समझाया है। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इस समझदारी के लिए तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सम्मान तो आपकी सोच में है, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मैंने केवल वही कहा जो मैंने जीवन में सीखा है। राजा ने मुल्ला को एक बड़े इनाम से सम्मानित किया और उनके इस ज्ञान भरे वचन को अपने राज्य में फैलाया। मुल्ला ने राजा को सिखाया कि असली संतुष्टि मन में होती है, और जब मन शांत और संतुष्ट हो तो भूख और प्यास भी छोटी लगती है। अंत: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली संतुष्टि बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति में होती है। कहानी 2। बहुत समय पहले की बात है। मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम पूरे राज्य में मशहूर था। उनकी बुद्धिमानी, चतुराई और हास्य के किस्से हर जगह सुने जाते थे। एक दिन उस राज्य के राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने महल में बुलाया। राजा उनके बारे में काफी कुछ सुन चुका था और उनकी हाजिर जवाबी और ज्ञान की परख करना चाहता था। राजा की चुनौती। राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन का स्वागत किया और कहा, मुल्ला, मैंने तुम्हारी बुद्धिमानी के बारे में सुना है। मैं तुम्हें एक कठिन चुनौती देना चाहता हूँ। अगर तुम इसका जवाब दे सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ।
राजा ने अपना पहला सवाल पूछा। पहला सवाल, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? राजा ने कहा, बताओ, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? मुल्ला ने बिना एक पल की देर किए उत्तर दिया, महाराज, सबसे मूल्यवान चीज समय है। हम खोए हुए सोने चांदी को पा सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। राजा ने मुल्ला की बुद्धिमानी की सराहना की और फिर दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? राजा ने पूछा, मुल्ला, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मुल्ला ने कहा, महाराज, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। जब अहंकार हावी हो जाता है तो आदमी सही और गलत में भेद नहीं कर पाता। राजा मुल्ला के जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आगे पूछा, और बताओ, सच्ची शक्ति किसे कहते हैं? तीसरा सवाल, सच्ची शक्ति। मुल्ला ने उत्तर दिया, महाराज, सच्ची शक्ति वह है जो दूसरों को माफ करने में है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकता है और दूसरों को माफ कर सकता है, वही सबसे बलवान है। राजा ने मुल्ला के उत्तर को सराहा और चौथा सवाल किया। चौथा सवाल, सबसे अच्छा राजा कौन है? राजा ने एक गंभीर सवाल किया, मुल्ला, तुम्हारी नजर में सबसे अच्छा राजा कौन है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे अच्छा राजा वह है जो अपनी प्रजा की भलाई को सर्वोपरि रखता है। जो अपने लोगों के दिलों में बसता है और उनकी सेवा करता है, वही सच्चा राजा है। राजा को मुल्ला के उत्तर ने एक नई सोच दी। उन्होंने महसूस किया कि मुल्ला केवल चतुराई में ही नहीं, बल्कि जीवन की गहरी समझ में भी निपुण थे। अंतिम सवाल, स्वर्ग कहाँ है? राजा ने सोचा, इस बार कुछ कठिन सवाल पूछा जाए। उन्होंने कहा, मुल्ला, यह बताओ कि स्वर्ग कहाँ है? मुल्ला ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, स्वर्ग वहाँ है जहाँ शांति, प्रेम और संतोष होता है। अगर आपके दिल में सच्ची खुशी है तो वह स्वर्ग के समान है। राजा ने मुल्ला के सभी जवाब सुनने के बाद उन्हें गले लगा लिया और कहा, मुल्ला, तुम्हारी बातों ने मेरी सोच बदल दी है। तुम सचमुच ज्ञान और समझ का खजाना हो। मैं तुमसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। अंत। राजा ने मुल्ला को इनाम दिया और उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। मुल्ला की बातें केवल राजा को नहीं, बल्कि पूरे राज्य को प्रभावित करती थीं। धीरे धीरे मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां पूरे राज्य में एक प्रेरणा बन गईं और सभी उनकी हाजिर जवाबी और समझदारी की मिसाल देते। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि उसकी गहरी समझ और सरलता में भी होती है। कहानी 3। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने हाजिर जवाबी और मजाकिया अंदाज के लिए पूरे राज्य में मशहूर थे। उनकी बुद्धिमानी और चतुराई से हर कोई प्रभावित था, यहाँ तक कि राजा भी उनकी बुद्धिमत्ता को पहचानते थे। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता का एक बड़ा परीक्षण किया जाए। पहली परीक्षा, अनोखी सवारी। राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलवाया और कहा, मुल्ला, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। बताओ, तुम्हारे विचार में राज्य की सबसे मूल्यवान सवारी क्या हो सकती है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, महाराज, सबसे मूल्यवान सवारी वह है जो हमें सीधे मंजिल तक ले जाए। अगर आपकी मंजिल सत्य है तो सवारी समझ है, और अगर मंजिल खुशी है तो सवारी संतोष। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया जवाब मुल्ला। लेकिन असली सवारी तो घोड़ा ही है। चलो, कल एक विशेष दौड़ रखी जाएगी जिसमें सभी मंत्री और तुम्हें भी भाग लेना होगा। अगले दिन राजा ने आदेश दिया कि सभी मंत्री और मुल्ला को एक अजीब सी सवारी दी जाएगी। सभी को राजा के पुराने खच्चरों पर सवारी करनी थी। मुल्ला ने इसे भी हंसी में लिया और खच्चर पर बैठकर दौड़ में भाग लिया।
दौड़ में खच्चर धीमे थे, परंतु मुला ने मजाक करते हुए अपना खच्चर सबसे तेज बताकर सबको हंसा दिया। राजा ने देखा कि मुला नसीरुद्दीन हर स्थिति में खुश रहते हैं और यही उनकी ताकत है। दूसरी परीक्षा, असली अमीर कौन। अब राजा ने सोचा कि मुला को और चुनौती दी जाए। राजा ने मुला से पूछा, मुला बताओ असली अमीर कौन है। मुला ने जवाब दिया, महाराज असली अमीर वह नहीं जो सोना और चांदी रखता है, बल्कि वह है जो दूसरों में खुशियां बांटता है और संतोष में रहता है। राजा ने कहा, अगर ऐसा है तो साबित करो। आज रात तुम और मैं एक आम व्यक्ति की तरह किसी गरीब के घर में रात बिताएंगे। राजा और मुला ने गांव के एक गरीब किसान के घर पर रात बिताई। किसान ने जितनी भी साधारण रोटियां थीं, उन्हें राजा और मुला के साथ बांट दिया। किसान की यह उदारता देखकर राजा को समझ में आया कि असली अमीरी दिल में होती है, न कि दौलत में। तीसरी परीक्षा, सबसे बड़ा गुरु। अगले दिन राजा ने मुला से पूछा, मुला बताओ सबसे बड़ा गुरु कौन है। मुला मुस्कुराए और बोले, महाराज सबसे बड़ा गुरु अनुभव होता है। यह हमें जीवन के हर पहलू से सिखाता है। राजा ने कहा, मुझे भी यह सिखाओ। मुला नसीरुद्दीन ने राजा से कहा, ठीक है महाराज। आप एक आम आदमी के साथ बाजार में कुछ सामान बेचकर देखें। वहां का अनुभव ही आपको सिखाएगा। राजा ने मान लिया और मुला के साथ साधारण कपड़े पहनकर बाजार में सामान बेचने लगे। राजा ने अनुभव किया कि आम जनता से मिलना और उनके साथ संवाद करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन इसका अपना एक आनंद भी था। इससे राजा को समझ में आया कि जो अनुभव हमें दुनिया से सिखाता है, वह सबसे बड़ा गुरु होता है। चौथी परीक्षा, सबसे अच्छा न्याय क्या है। अंत में राजा ने मुला से पूछा, मुला सबसे अच्छा न्याय क्या है। मुला ने कहा, महाराज सबसे अच्छा न्याय वह है जो किसी को भी बिना भेदभाव के सच्चाई के आधार पर मिले। राजा ने एक न्यायिक परीक्षा दी, जिसमें कुछ गरीब और अमीर लोग एक झगड़े में शामिल थे। मुला ने निष्पक्ष रूप से मामला सुलझाया, जिससे राजा को यह सीख मिली कि न्याय किसी पद, पैसे या शक्ति के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि सत्य के आधार पर होना चाहिए। अंत में राजा का सबक। इन परीक्षाओं के बाद राजा ने मुला नसीरुद्दीन को अपने दरबार का मुख्य सलाहकार बना लिया। राजा ने सीखा कि असली बुद्धिमत्ता साधारण चीजों में छिपी होती है। मुला नसीरुद्दीन ने हंसी खुशी और सरलता से राजा को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखा दिए। इस प्रकार मुला नसीरुद्दीन की समझदारी और चतुराई ने राजा को सच्चाई, संतोष, अनुभव और न्याय की वास्तविकता से अवगत कराया। कहानी 4। एक बार की बात है, मुला नसीरुद्दीन अपने हास्य और बुद्धिमानी के लिए मशहूर थे। लोग उनके मजेदार जवाब और अनोखी सोच के कायल थे। एक दिन नसीरुद्दीन को एक छोटे से राज्य के राजा ने अपने महल में बुलाया। राजा का विचार। राजा ने सोचा, नसीरुद्दीन को उसके ज्ञान और बुद्धिमत्ता के कारण सब पसंद करते हैं। क्यों न इसे एक अनोखे तरीके से परखा जाए। राजा ने एक योजना बनाई और नसीरुद्दीन के महल में आने से पहले खुद को साधारण भिखारी की तरह तैयार कर लिया। उसने एक फटी हुई चादर ओढ़ ली, मैले कपड़े पहने और रास्ते के किनारे पर बैठ गया। जब नसीरुद्दीन महल की ओर जाने लगे तो राजा ने उसे रोक लिया। भिखारी राजा का सवाल। भिखारी राजा, ए मुसाफिर, क्या तुम मेरे लिए एक छोटी सी मदद कर सकते हो? मैं बहुत भूखा हूँ और मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। नसीरुद्दीन ने उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, दुनिया में असली भिखारी वह नहीं है जो पैसे मांगता है, बल्कि वह है जो लालच में अपने खुद के पास होते हुए भी दूसरों से मांगता है। राजा को नसीरुद्दीन का यह उत्तर समझ नहीं आया, लेकिन उसने अपनी योजना को जारी रखा।
भिखारी: राजा, अगर तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम एक ज्ञान की बात ही बताओ। नसीरुद्दीन का जवाब। नसीरुद्दीन ने सोचा और फिर बोले, ठीक है, सुनो। किसी के पास चाहे कितना भी धन क्यों न हो, अगर वह संतोषी नहीं है तो वह सबसे बड़ा भिखारी है। और अगर किसी के पास कुछ नहीं भी है पर संतोष है तो वह सबसे बड़ा अमीर है। राजा ने यह सुनकर अपनी पहचान नहीं बताई और सोचने लगा कि नसीरुद्दीन वाकई कितने समझदार हैं। राजा ने अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए कुछ और प्रश्न पूछने का फैसला किया। राजा का असली रूप और नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी। राजा ने अचानक अपनी भिखारी की पोशाक उतारी और असली राजा के कपड़े पहनकर नसीरुद्दीन के सामने खड़ा हो गया। यह देखकर नसीरुद्दीन को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वे मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपके सवाल तो बदल गए पर जवाब वही है। राजा ने हंसते हुए कहा, नसीरुद्दीन, तुम सच में बहुत चतुर हो। लेकिन बताओ, क्या तुम सच में मेरी असलियत जानते थे? नसीरुद्दीन: महाराज, मैं आपको तब से जान गया था जब आपने पहली बार सवाल पूछा। एक सच्चा भिखारी हमेशा अपने आज के भोजन की बात करता है, जबकि आप भविष्य और ज्ञान की बातें कर रहे थे। आप भिखारी की तरह दिख तो सकते हैं, लेकिन व्यवहार से आप राजा ही हैं। राजा की सीख। राजा ने नसीरुद्दीन की चतुराई और समझदारी को समझ लिया। वह नसीरुद्दीन से बहुत प्रभावित हुआ और कहा, नसीरुद्दीन, तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक भी हो। तुम्हारे ज्ञान ने मुझे संतोष का असली महत्व सिखाया। इसके बाद राजा ने नसीरुद्दीन को अपने दरबार में प्रमुख स्थान दिया और उनसे सलाह लेना शुरू कर दिया। कहानी की सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि असली अमीरी बाहरी धन दौलत में नहीं बल्कि संतोष में है। कहानी 5। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने मजाकिया अंदाज और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। उनकी चतुराई से न केवल गांव के लोग हंसते थे, बल्कि वे उनसे जीवन के सबक भी सीखते थे। एक दिन उनके घर पर एक अनोखी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। एक रात का वाकया। रात का समय था और मुल्ला नसीरुद्दीन आराम से सो रहे थे। उसी समय एक चोर उनके घर में घुस आया। चोर को लगा कि मुल्ला का घर अमीर लोगों का है और यहाँ से उसे बहुत सारा माल मिलेगा। वह धीरे धीरे मुल्ला के सामान की तलाशी लेने लगा, लेकिन उसे कुछ भी कीमती चीज नहीं मिल रही थी। मुल्ला इस शोरगुल से जाग गए, लेकिन उन्होंने चोर को पकड़ने के बजाय चुपचाप देखना शुरू किया कि चोर क्या कर रहा है। चोर इधर उधर सामान उलट पलट कर देखता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। अब तक मुल्ला नसीरुद्दीन को इस बात का एहसास हो चुका था कि यह चोर मूर्ख है और उसने बिना सोच समझ के उनके घर में घुसने की हिम्मत की है। मुल्ला का जवाबी खेल। मुल्ला ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। वे धीरे धीरे उठे और चोर के पास जाकर बोले, भाई, तुम क्या ढूंढ रहे हो? देखो, अगर तुम सच में कुछ ढूंढ रहे हो तो मैं मदद कर सकता हूँ। चोर हक्का बक्का रह गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन इतनी शांति से उससे बात कर रहे हैं। उसने झिझकते हुए कहा, मुझे सोने और चांदी चाहिए, लेकिन आपके घर में तो कुछ नहीं है। मैं इतनी मेहनत से यहाँ आया हूँ और कुछ नहीं मिल रहा। मुल्ला का सुझाव। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, तुम बिल्कुल गलत जगह पर आए हो। मेरा घर तो ऐसा नहीं कि यहाँ से कोई अमीरी का सामान मिले। हाँ, एक उपाय हो सकता है। मैं तुम्हें अपने पड़ोसी के घर में चोरी के लिए भेज सकता हूँ। वहाँ जरूर कुछ कीमती सामान होगा। चोर खुशी से फूला न समाया। उसने कहा, ठीक है, बताइए कहाँ जाना है। मुल्ला ने चोर को अपने पड़ोसी के घर का पता बताया और कहा, बस तुम जाओ और शांति से काम करो।
ध्यान रखना, वहां के लोग भी सो रहे होंगे। किसी को जगाना मत। चोर ने उत्साहित होकर सिर हिलाया और मुल्ला के कहे अनुसार पड़ोसी के घर की ओर चल पड़ा। चोर का अंजाम। मुल्ला ने जैसे ही चोर को जाते हुए देखा तो तुरंत अपने पड़ोसी को उठाया और पूरी बात बताई। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि चोर को पकड़कर मजा चखाया जाए। जैसे ही चोर पड़ोसी के घर में घुसा, दोनों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और गांव वालों को बुला लिया। गांव वालों ने चोर का हाल देखा और उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। मुल्ला ने चोर से कहा, देखो भाई, यदि तुम्हें चोरी करनी थी तो कहीं और जाने से पहले थोड़ी अक्ल भी लगा लेते। बिना सोचे समझे चोरी करने से यही हाल होता है। अंत। गांव वालों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया और सभी ने मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई की सराहना की। मुल्ला ने अपने अंदाज में गांव वालों को यह सिखाया कि समस्या का हल चतुराई से ढूंढा जा सकता है, न कि गुस्से या हिंसा से। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मुश्किल हालात में भी शांत दिमाग से काम लिया जाए तो हर समस्या का हल आसानी से निकाला जा सकता है। कहानी 6। एक दिन की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर में सो रहे थे। आधी रात को उन्हें अपने घर के बाहर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। बाहर जाकर देखा तो एक चोर उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। नसीरुद्दीन ने चुपचाप सारी स्थिति का जायजा लिया और मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, इस चोर के साथ थोड़ी मस्ती की जाए। चुपचाप जाकर मुल्ला ने दरवाजा खोला और घर के एक कोने में जाकर खड़े हो गए। चोर ने सोचा कि मुल्ला सो रहे होंगे, इसलिए उसने बिना शोर किए घर में प्रवेश कर लिया और सामान तलाशने लगा। पहला मजेदार संवाद। चोर ने घर में घुसते ही मुल्ला से पूछा, कहाँ छुपा रखा है सारा खजाना? मुझे सब पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने झूठ मूठ घबराहट दिखाते हुए कहा, सुनो भाई, मेरे पास धन तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे काम का कुछ हो सकता है। तुम थोड़ा सब्र रखो, मैं खुद तुम्हें दिखा दूंगा कि क्या क्या सामान है। चोर हैरान हुआ, लेकिन सोचा कि हो सकता है मुल्ला डर के मारे सब कुछ बता दे। योजना। मुल्ला ने चोर को अपने घर के एक कोने में ले जाकर एक पुराना सा संदूक दिखाया। संदूक में कुछ पुरानी किताबें और कपड़े रखे हुए थे। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, यही है मेरा खजाना। इन किताबों में ज्ञान की दौलत है जो मैं सालों से इकट्ठा कर रहा हूं। चोर को लगा कि मुल्ला उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसने नाराज होकर कहा, मुझे कोई किताब नहीं चाहिए, मुझे धन चाहिए। अगर तुमने तुरंत नहीं बताया तो मैं तुम्हारे साथ बुरा करूंगा। चतुराई से खेल। मुल्ला ने एक पल सोचा और चोर को एक और कमरे में ले गए। वहां पर कुछ बर्तन पड़े थे। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, देखो भाई, ये बर्तन भी काफी कीमती हैं, पुराने जमाने के हैं। तुम चाहो तो इन्हें ले सकते हो। चोर ने बर्तन देखे और सोचा कि इनसे कुछ लाभ नहीं होगा। उसने गुस्से में मुल्ला से कहा, मुझे पुराने बर्तन नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी चाहिए। उल्टी चाल। मुल्ला ने चोर को एक नई तरकीब से फंसाने का सोचा। उन्होंने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ छत पर। वहां मेरे पास एक जगह है जहां कुछ सोने के सिक्के दबे हुए हैं। चोर ने खुश होकर मुल्ला की बात मान ली और उनके साथ छत पर चला गया। जब दोनों छत पर पहुंचे तो मुल्ला ने अचानक चोर से कहा, देखो, नीचे तुम्हें सोने की झलक दिखाई देगी, लेकिन ध्यान से देखना क्योंकि गहरी खाई है। चोर ने जैसे ही नीचे झांका, मुल्ला ने उसे हल्के से धक्का दे दिया। चोर सीधे नीचे गिरे और जोर से चिल्लाया। नसीरुद्दीन ने नीचे झांक कर कहा, क्यों भाई, सोना मिल गया या और ढूंढूं? चोर का सबक। चोर ने दर्द से कराहते हुए कहा,
मुझे माफ कर दो मुल्ला। अब से मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मेहनत करके जो मिलता है वही असली धन होता है। दूसरों का धन छीनने की कोशिश हमेशा उल्टी ही पड़ती है। इसके बाद चोर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चोरी छोड़ने का निश्चय किया। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और हंसी मजाक से उस चोर को सही रास्ता दिखाया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है और मेहनत से कमाया हुआ धन ही असली होता है। कहानी 7। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में अपनी चतुराई और हास्य के लिए मशहूर थे और उनकी खास पहचान थी उनका गधा। मुल्ला का यह गधा उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था और दोनों के बीच एक अजीब लेकिन प्यारा रिश्ता था। गधा बेचने का विचार। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के मन में आया कि क्यों न गधे को बेच दिया जाए और कुछ पैसे कमा लिए जाएं। गधा बेचने का विचार मन में आते ही मुल्ला ने सोचा कि इसे बेचने बाजार जाया जाए। अपने बेटे को साथ लेकर वह गधे को लेकर बाजार की ओर चल पड़े। गांव वालों की प्रतिक्रिया। रास्ते में मुल्ला और उनके बेटे को गांव के लोग देखकर हंसने लगे। एक व्यक्ति बोला, मुल्ला, तुम तो बुद्धिमान माने जाते हो, फिर गधा खाली क्यों जा रहा है? तुम दोनों पैदल चल रहे हो जबकि गधा आराम से चल रहा है। मुल्ला ने सोचा, बात तो ठीक है, और उसने अपने बेटे को गधे पर बैठा दिया जबकि वह खुद पैदल चलने लगा। लोग फिर से टिप्पणी करते हैं। थोड़ी दूर चलने पर कुछ और लोग उन्हें देखकर बोले, कैसा नालायक बेटा है, खुद तो आराम से गधे पर बैठा है और उसके बूढ़े पिता पैदल चल रहे हैं। मुल्ला को यह सुनकर बुरा लगा और उसने बेटे को गधे से उतार दिया। फिर खुद गधे पर बैठ गया और बेटा पैदल चलने लगा। नई परेशानी। आगे चलते हुए मुल्ला से कुछ महिलाएं मिलीं और वे आपस में कहने लगीं, देखो तो कैसा खुदगर्ज बाप है, खुद तो गधे पर बैठा है और मासूम बच्चे को पैदल चलने दे रहा है। मुल्ला को अब यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, तो उसने सोचा कि क्यों न वे दोनों ही गधे पर बैठ जाएं। गधा थक गया। अब मुल्ला और उसका बेटा दोनों गधे पर बैठ गए। जैसे ही वे आगे बढ़े, कुछ और लोग उन्हें देखकर चिल्लाने लगे, अरे, यह तो जानवर पर अत्याचार है, बेचारी गधा दोनों का बोझ कैसे उठाएगा। यह सुनकर मुल्ला और उसके बेटे ने गधे से उतरना ही उचित समझा। अब वे गधे को कंधों पर उठाकर चलने लगे ताकि लोग कुछ न कहें। बाजार का दृश्य। जब वे बाजार पहुंचे तो वहां का नजारा देख सब लोग हंसने लगे। कोई कह रहा था, देखो, ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। गधा इंसान नहीं उठा रहा, बल्कि इंसान गधे को उठा रहा है। मुल्ला और उनके बेटे ने देखा कि अब उनकी पूरी कोशिश के बाद भी लोगों के विचार बदले नहीं और वे हमेशा कोई न कोई टिप्पणी करते ही रहे। मुल्ला ने गधे को नीचे रखा और मुस्कुराते हुए बेटे से कहा, बेटा, दुनिया के कहने पर चलोगे तो यही होगा। लोगों की बातों से प्रभावित होकर अपना रास्ता कभी मत बदलो। अपने दिल की सुनो और वही करो जो सही लगे। कहानी का सबक। इस कहानी का संदेश है कि हर किसी को खुश करना असंभव है। लोग चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, वे अपनी राय देने से नहीं चूकते। इसलिए अपनी सोच और आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए वही करना चाहिए जो आपको सही लगे। कहानी 8। एक बार की बात है, नसीरुद्दीन और उसके दो करीबी दोस्त हुसैन और समीर एक गांव में रहते थे। नसीरुद्दीन की चतुराई और हास्य के लिए वह मशहूर था, जबकि उसके दोस्त हमेशा उसकी हरकतों में उसका साथ देते थे। एक दिन तीनों दोस्तों ने एक नया रोमांच करने का फैसला किया। जंगल की यात्रा।
उन्होंने सोचा कि जंगल में जाएंगे और वहां कुछ अनोखा करेंगे। जंगल में पहुंचकर वे एक सुंदर झील के पास बैठे। झील का पानी साफ और नीला था और चारों ओर हरियाली थी। नसीरुद्दीन ने कहा, चलो हम यहाँ एक खेल खेलते हैं। जो सबसे बड़ा चतुराई का काम करेगा वह जीत जाएगा। हुसैन ने कहा, बिल्कुल, मैं तो हमेशा जीतता हूँ। समीर ने हंसते हुए कहा, देखते हैं नसीरुद्दीन तुम्हें कैसे हराता है। पहला चुनौती। नसीरुद्दीन ने पहले चुनौती के रूप में एक आसान सा सवाल पूछा, अगर तुम 3 फलों में से एक चुनना चाहते हो, एक आम, एक केला और एक सेब, तो तुम क्या चुनोगे? हुसैन ने तुरंत कहा, मैं आम चुनूंगा क्योंकि यह मीठा है। समीर ने कहा, मैं केला चुनता हूँ। नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, मैं सेब चुनता हूँ क्योंकि इससे मुझे हर फल की अच्छाई का स्वाद मिलेगा। दोनों दोस्तों ने नसीरुद्दीन की बात पर जोर से हंसते हुए कहा, तुम हमेशा चतुराई से जवाब देते हो। दूसरा चुनौती। फिर नसीरुद्दीन ने दूसरी चुनौती दी, चलो अब हम देखेंगे कि कौन सबसे ऊंचा कूद सकता है। सबने कूदने की कोशिश की, लेकिन नसीरुद्दीन ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर ऊंचा कूदने की कोशिश की। उसकी यह हरकत देखकर दोनों दोस्त हैरान रह गए। समीर बोला, तुमने आंखें बंद क्यों की? नसीरुद्दीन मुस्कुराया और कहा, क्योंकि मैं जानता था कि मैं हमेशा पहले से ही ऊंचा कूदता हूँ। इसलिए जब मैं आंखें बंद करूंगा तो मैं और भी ऊंचा कूदूंगा। तीसरी चुनौती। अंत में नसीरुद्दीन ने कहा, चलो अब हम एक कहानी सुनाते हैं। जो सबसे मजेदार कहानी सुनाएगा वह जीत जाएगा। हुसैन ने अपनी एक कहानी सुनाई जिसमें एक कायर चोर का किस्सा था। समीर ने अपनी कहानी सुनाई जिसमें एक आलसी राजा का मजेदार किस्सा था। फिर नसीरुद्दीन ने अपनी कहानी शुरू की, एक बार मैं और मेरे दोस्त जंगल में गए। वहां हम एक खजाने की तलाश में निकले। हम जब खजाने के पास पहुंचे तो वहां एक बड़ा ताला लगा था। मैंने कहा, आओ हम ताले को तोड़ दें, लेकिन जैसे ही हमने उसे तोड़ने की कोशिश की, ताला बोला, रुको, पहले एक सवाल का जवाब दो। हम सब हैरान रह गए। ताले ने कहा, सबसे बुद्धिमान कौन है? मैंने कहा, मैं हूं, और ताला खुल गया। सबने हंसते हुए नसीरुद्दीन की कहानी की तारीफ की। नसीरुद्दीन की जीत। आखिरकार सभी ने एकमत होकर नसीरुद्दीन को विजेता घोषित किया। उस दिन नसीरुद्दीन ने न केवल अपनी चतुराई से खेल जीता, बल्कि अपने दोस्तों के साथ मजेदार समय बिताया। अंत। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्ती का मजा चतुराई और हास्य में छिपा होता है। नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और उसके दोस्तों का साथ हमेशा एक अद्भुत अनुभव बनाता है। जब भी दोस्त एक साथ होते हैं, जीवन और भी खूबसूरत बन जाता है। कहानी 9। नसीरुद्दीन और उसके दोस्त की कहानी। एक समय की बात है, नसीरुद्दीन अपने गांव में अपने दोस्तों के साथ रहते थे। वे हमेशा मजेदार और चतुराई से भरी बातें किया करते थे। उनके दोस्तों में एक था, अली, जो हमेशा नए नए विचारों से भरा रहता था। एक समस्या। एक दिन अली ने कहा, नसीरुद्दीन, हमें कुछ नया करना चाहिए। गांव में लोगों को हंसाने के लिए एक नाटक आयोजित करें। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो एक शानदार विचार है, लेकिन हमें इसे मजेदार और शिक्षाप्रद बनाना होगा। तैयारी। दोनों ने नाटक की योजना बनानी शुरू की। उन्होंने तय किया कि नाटक का विषय होगा जिंदगी में हंसी का महत्व। उन्होंने गांव के अन्य दोस्तों को भी इस नाटक में शामिल किया। नाटक की तैयारी में सभी दोस्त दिन रात काम करने लगे। नसीरुद्दीन ने नाटक में अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभाने की ठानी।
उन्होंने हंसी और हास्य के क्षणों को शामिल किया, जिससे नाटक और भी मजेदार हो गया। नाटक का दिन। जब नाटक का दिन आया तो गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। नसीरुद्दीन और उसके दोस्त मंच पर आए और नाटक की शुरुआत की। उन्होंने एक मजेदार दृश्य दिखाया जिसमें नसीरुद्दीन एक रईस बने जो अपनी दौलत को लेकर घमंड कर रहा था। नसीरुद्दीन ने दर्शकों से कहा, देखो मैं तो सबसे बड़ा अमीर हूँ, मेरे पास सब कुछ है। दर्शक हंस पड़े। तभी अली ने मंच पर आते हुए कहा, लेकिन आपके पास खुश रहने का राज नहीं है। सीख। इस संवाद ने दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया। नाटक के अंत में नसीरुद्दीन ने बताया, धन से अधिक महत्वपूर्ण है खुश रहना। जीवन में हंसी और खुशी से बड़ा कोई धन नहीं। गांव वाले इस संदेश को सुनकर बहुत खुश हुए और तालियों से उनका स्वागत किया। नसीरुद्दीन और उसके दोस्तों ने नाटक खत्म करने के बाद लोगों से कहा, हंसना और खुश रहना हमारी जिम्मेदारी है, इसे कभी न छोड़े। अंत। इस नाटक के बाद गांव में खुशी और उत्साह का माहौल बन गया। नसीरुद्दीन और अली के विचारों ने सभी को यह सिखाया कि जिंदगी में हंसी और खुशी का बहुत महत्व है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती, हंसी और खुशी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं और इन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। कहानी 10। एक समय की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में एक साधारण जीवन जीते थे। उनकी पत्नी, जिसे सभी बीबी के नाम से जानते थे, एक समझदार और चतुर महिला थीं। वह हमेशा नसीरुद्दीन को सलाह देती थीं, लेकिन कभी कभी उनकी सलाह सुनने में नसीरुद्दीन थोड़े आलसी हो जाते थे। एक दिन की शुरुआत। एक दिन बीबी ने नसीरुद्दीन से कहा, मुल्ला, तुम हमेशा दूसरों को हंसाते हो, लेकिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान भी रखना चाहिए। तुम्हें अपनी खेती का काम करना चाहिए। नसीरुद्दीन, हाँ बीबी, लेकिन खेती में क्या मजा है? चलो मैं तुमसे एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन काम भी करना मत भूलना। नसीरुद्दीन का निर्णय। कुछ दिन बाद नसीरुद्दीन ने सोचा कि वह बीबी को खुश करने के लिए एक नया तरीका अपनाएंगे। उन्होंने गांव के मेले में जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने कई खिलौने और मिठाइयां खरीदी। जब वह घर लौटे तो बीबी ने उन्हें देखकर हैरानी से पूछा, ये सब क्या है? नसीरुद्दीन, बीबी, मैंने सोचा तुम्हें खुश करने के लिए यह सब लाया हूँ। बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सोच अच्छी है, लेकिन क्या तुमने अपने खेतों का काम किया? नसीरुद्दीन, अरे वो तो बाद में कर लेंगे, पहले ये खिलौने देखो। खेत की हालत। कुछ दिनों बाद खेतों में घास उगाई और फसल खराब होने लगी। बीबी ने नसीरुद्दीन को फिर से याद दिलाया, देखो तुम्हारी आलस्य के कारण फसल खराब हो रही है, तुम्हें अब काम करना चाहिए। नसीरुद्दीन, लेकिन बीबी, मैं तुम्हें एक और मजेदार कहानी सुनाना चाहता हूँ। बीबी ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले खेतों की ओर चलो। समझदारी की बात। जब वे खेतों में पहुंचे तो नसीरुद्दीन ने देखा कि फसलें बर्बाद हो रही थीं। उसने कहा, बीबी, तुम सही कह रही थीं, अब मैं काम करूंगा। बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम्हें समझ आएगा। चलो हम मिलकर काम करते हैं। साथ मिलकर काम करना। उन्होंने मिलकर खेतों की सफाई की और कुछ समय बाद उनकी फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। नसीरुद्दीन ने बीबी को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी समझदारी ने मुझे सिखाया कि जीवन में जिम्मेदारी भी जरूरी है। बीबी ने कहा, सच्ची खुशी उसी में है जब हम अपनी जिम्मेदारियों का सही से पालन करें। कहानी का अंत। इस घटना के बाद
नसीरुद्दीन ने न केवल अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीखा, बल्कि बीबी की समझदारी का भी सम्मान करना शुरू कर दिया। वे दोनों मिलकर अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखने लगे। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समझदारी और जिम्मेदारी का संयोजन जीवन में खुशी और सफलता लाता है। नसीरुद्दीन और बीबी का यह मजेदार किस्सा हमें यह भी दिखाता है कि प्यार और सहयोग से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में नसीरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी चतुराई और बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक फैल चुके थे। नसीरुद्दीन अक्सर गांव वालों को अपने हास्य भरे उत्तरों और चतुराई से हंसाते थे। राजा इस व्यक्ति के बारे में सुनकर बहुत हुए और उसे दरबार में बुलाने का निर्णय लिया। राजा चाहते थे कि नसीरुद्दीन उनकी समस्याओं का हल खोजें। दरबार में प्रवेश। नसीरुद्दीन ने दरबार में कदम रखा। राजा ने उसे देखकर कहा, नसीरुद्दीन, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेनी है। तुम हर सवाल का सही जवाब देने का प्रयास करो। नसीरुद्दीन, महाराज, मैं तैयार हूँ। पहला सवाल, राजा बताओ, सबसे बड़ा धन कौन सा है? नसीरुद्दीन, महाराज, सबसे बड़ा धन समय है। जो समय को समझता है वही असली धनवान है। राजा ने नसीरुद्दीन की बात पर गौर किया और उसके उत्तर से सहमत हुए। दूसरा सवाल, राजा तो बताओ, सबसे बड़ी ताकत क्या है? नसीरुद्दीन, महाराज, सबसे बड़ी ताकत प्रेम है। प्रेम से बड़ा कोई बल नहीं होता। यह सबको जोड़ता है। राजा ने इस उत्तर को भी सराहा। तीसरा सवाल, राजा, अच्छा, सबसे बड़ा खजाना क्या है? नसीरुद्दीन, महाराज, सबसे बड़ा खजाना ज्ञान है। इसे जो बांटता है वह और भी समृद्ध होता है। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम सच में विद्वान हो, लेकिन मेरी एक समस्या है। समस्या? राजा, मेरे राज्य में हर कोई अपनी बात पर अड़ा रहता है। कोई भी समझौता नहीं करना चाहता। तुम इस समस्या का समाधान कैसे करोगे? नसीरुद्दीन, महाराज, क्या आप एक खेल खेलना चाहेंगे? राजा, कैसा खेल? नसीरुद्दीन, आप सभी लोगों को एक सभा में बुलाइए और उन्हें एक बर्तन में चावल डालने के लिए कहिए। फिर देखिए कैसे वे सभी मिलकर काम करते हैं। राजा ने नसीरुद्दीन की सलाह मानने का निर्णय लिया। उन्होंने एक बड़ी सभा बुलाई और सबको चावल डालने के लिए कहा। सभा का आयोजन। जब सब लोग आए तो राजा ने कहा, हर एक व्यक्ति इस बर्तन में एक मुट्ठी चावल डालेगा। लोगों ने शुरुआत की, लेकिन जब एक व्यक्ति ने देखा कि दूसरा व्यक्ति चावल डाल रहा है तो उसने भी अपने चावल डालने में जल्दी की। धीरे धीरे सभी ने एक दूसरे से सीखते हुए चावल डालना शुरू कर दिया। समाधान। कुछ ही समय में बर्तन भर गया। राजा ने देखा कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे और एकजुट होकर काम कर रहे थे। उन्होंने नसीरुद्दीन की ओर देखा। राजा, यह सच में काम कर गया। अब मैं समझ गया हूं कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम सभी की ताकत बढ़ जाती है। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही तो असली ज्ञान है। जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो समस्या का समाधान सरल हो जाता है। अंत। राजा ने नसीरुद्दीन को धन्यवाद दिया और उसे दरबार का सलाहकार बना लिया। उस दिन के बाद राज्य में एकता और भाईचारे का माहौल बना रहा। नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से न केवल राजा का दिल जीता, बल्कि पूरे राज्य को एकजुट करने में भी मदद की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्या का समाधान हमेशा सोच समझकर और एकजुटता से ही निकाला जा सकता है।
एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में एक राजा आया। उसने नसीरुद्दीन की चतुराई और हास्य की बहुत चर्चा सुनी थी और उसे खुद देखना चाहता था। राजा ने नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया और उसकी बुद्धिमानी को परखने का निश्चय किया। राजा ने सोचा कि वह नसीरुद्दीन से ऐसा सवाल करेगा कि वह उत्तर न दे पाए और उसके सामने हार मान जाए। पहली चुनौती, सबकी पसंद का खाना। राजा ने कहा, नसीरुद्दीन, तुम्हें आज मेरे दरबार में ऐसा खाना बनाकर लाना होगा जो हर किसी को पसंद आए। अगर तुम इसमें सफल हो गए तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। नसीरुद्दीन ने सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कल तक इंतजार कीजिए, आपको ऐसा खाना जरूर मिलेगा जो सभी को पसंद आए। अगले दिन नसीरुद्दीन एक खाली थाली लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। राजा हैरान हुआ और बोला, यह क्या मजाक है नसीरुद्दीन? यह तो खाली थाली है। नसीरुद्दीन ने गंभीरता से जवाब दिया, महाराज, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि भूख में स्वाद का असली आनंद कैसा होता है? भूख ही एकमात्र वह चीज है जो हर इंसान को सबसे प्रिय लगती है और हर किसी को भूखे पेट में जो भी मिले वह अच्छा लगता है। राजा उसकी बात से प्रभावित हुआ और माना कि वह सचमुच चतुराई से भरा हुआ था। राजा ने उसे इनाम के रूप में सोने की मुद्राएं दी, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुआ और एक नई चुनौती तैयार की। दूसरी चुनौती, सबसे बड़ा झूठ। राजा ने सोचा कि इस बार वह नसीरुद्दीन से ऐसा काम कराएगा जिससे उसकी चतुराई का असली परीक्षण हो सके। राजा ने कहा, नसीरुद्दीन, अगर तुम सचमुच चतुर हो तो मुझे सबसे बड़ा झूठ बोलकर दिखाओ, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें हास्य भी हो। नसीरुद्दीन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, आज सुबह मुझे सपने में भगवान मिले और उन्होंने कहा कि आपके महल के नीचे एक विशाल खजाना छिपा हुआ है। अगर हम उसे निकालेंगे तो आपका राज्य दुनिया का सबसे अमीर राज्य बन जाएगा। राजा खुश हो गया और तुरंत अपने सिपाहियों को महल की जमीन खोदने का आदेश दिया। कई घंटे बीत गए लेकिन कुछ नहीं मिला। तब राजा को एहसास हुआ कि नसीरुद्दीन उसे चतुराई से मूर्ख बना रहा है। नसीरुद्दीन हंसते हुए बोला, महाराज, यही तो आपका इनाम था। आपने कहा था कि मैं सबसे बड़ा झूठ बोलूं और उसमें हास्य भी हो। राजा नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी पर मुस्कुराया और कहा, तुम सच में अद्भुत हो नसीरुद्दीन। तुम्हारी चतुराई के सामने कोई नहीं टिक सकता। अंतिम मोड़। राजा ने अंत में नसीरुद्दीन को बड़ा इनाम देने का निर्णय लिया और कहा, तुमने अपनी बुद्धिमानी से हर चुनौती को पार किया है। अब तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। नसीरुद्दीन ने कहा, महाराज, मैं केवल यही चाहता हूं कि आप हमेशा अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए सोचें और उनके हित में काम करें। राजा उसकी सोच और सादगी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने वादा किया कि वह हमेशा अपने राज्य की भलाई के लिए काम करेगा। इस तरह नसीरुद्दीन ने न केवल राजा का दिल जीता बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए एक बड़ा योगदान दिया। अंत। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि असली चतुराई केवल अपनी जीत में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई और सच्चाई में होती है। नसीरुद्दीन ने अपनी समझदारी से राजा को सिखाया कि महानता बुद्धिमानी के साथ दूसरों के हित में काम करने में है। कहानी एक बार का जिक्र है। मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में उनके एक पुराने दोस्त का आगमन हुआ। उनका दोस्त बहुत समय बाद मुल्ला से मिलने आया था, इसलिए मुल्ला ने उसकी खूब आवभगत की और अपने घर में ठहराया। दोनों ने साथ में खूब बातें की, पुराने दिनों को याद किया और हंसी मजाक में रात गुजार दी। अगले दिन नसीरुद्दीन के दोस्त ने सोचा कि मुल्ला को उसकी मेहमाननवाजी के लिए कुछ इनाम देना चाहिए। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुमने मेरी इतनी आवभगत की है,
बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, दोस्त, अगर तुम सच में कुछ देना चाहते हो तो मुझे एक सोने का सिक्का दे दो। मुल्ला का दोस्त थोड़ा चौंका। उसे उम्मीद थी कि मुल्ला कुछ मामूली चीज मांगेगा। फिर भी उसने उसे एक सोने का सिक्का दे दिया। मुल्ला ने सिक्का लिया और उसे तुरंत एक थैले में डाल दिया, जो उसने अपने घर के एक कोने में रखा था। उसके बाद दोनों ने फिर से बातें करनी शुरू की। अगले दिन मुल्ला का दोस्त फिर से उसके पास आया और मुल्ला को हंसी हंसी में फिर पूछा, मुल्ला, आज तुम मुझसे क्या मांगोगे? मुल्ला ने बिना झिझक कहा, एक और सोने का सिक्का। अब दोस्त को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने फिर भी सिक्का दे दिया। मुल्ला ने इसे भी अपने थैले में डाल दिया। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा और मुल्ला का दोस्त हर दिन उसे एक सोने का सिक्का देता रहा। धीरे धीरे उसका दोस्त इस आदत से तंग आ गया और उसने मुल्ला से इसका कारण पूछा। उसने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, आखिर तुम हर दिन मुझसे एक सोने का सिक्का क्यों मांगते हो? मुल्ला मुस्कुराते हुए बोला, दोस्त, तुम मेरी बहुत तारीफ करते थे कि मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि असल दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में भी तुम्हारा साथ दे। अगर तुम सच में मेरा सच्चा दोस्त हो तो तुम बिना किसी झिझक के मेरी हर जरूरत को पूरा करोगे। लेकिन यह भी जान लो कि दोस्ती में ना सिर्फ देना है, बल्कि समझना भी है कि कब रुकना चाहिए। मुल्ला के दोस्त को मुल्ला की चतुराई और उसकी सिखावन समझ आ गई। उसने मुल्ला से माफी मांगी और कहा, तुम सच में एक सच्चे दोस्त हो जो मुझे समझा सकता है कि असल दोस्ती क्या है। अंत। इस कहानी से मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त को यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती में सिर्फ देना या लेना नहीं होता, बल्कि यह समझ भी जरूरी होती है कि कब रुकना चाहिए और कब एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए। कहानी 2। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार से घर जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक भिखारी सड़क किनारे बैठा है और आते जाते लोगों से भीख मांग रहा है। नसीरुद्दीन को भिखारी पर तरस आया और उन्होंने सोचा कि उससे बात की जाए। बातचीत की शुरुआत। नसीरुद्दीन, है भाई, तुम हर दिन यहाँ बैठकर भीख क्यों मांगते हो? क्या तुम काम नहीं कर सकते? भिखारी, मुल्ला साहब, मेरे पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। लोग मुझे यहाँ पैसे दे जाते हैं, जिससे मेरा गुजारा हो जाता है। नसीरुद्दीन, अच्छा, तो क्या तुम मानते हो कि भीख से तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी हो जाती हैं? भिखारी, हाँ मुल्ला साहब, लोग मुझे जो भी देते हैं उससे मैं अपना दिन काट लेता हूँ। मुल्ला का एक मजेदार विचार। मुल्ला नसीरुद्दीन के दिमाग में एक चतुर विचार आया। उन्होंने भिखारी से कहा, अच्छा, तो क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊं जिससे तुम्हें भीख मांगने की जरूरत ही न पड़े? भिखारी ने उत्सुकता से सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल मुल्ला साहब, अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे खुशी होगी। मुल्ला की सलाह। नसीरुद्दीन ने भिखारी को कहा, ठीक है, अब तुम ऐसा करो कि रोज सुबह यहाँ बैठने के बजाय मेरे घर के पास आओ। मैं तुम्हें रोज एक सिक्का दूंगा। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरा हर आदेश मानना होगा। भिखारी मान गया और अगले दिन सुबह वह नसीरुद्दीन के घर पहुंच गया। मुल्ला ने उसे एक सिक्का दिया और कहा, अब जाओ और बाजार में फल बेचने वालों से मिलो। वहां जाकर उनसे काम मांगो। अगर वे तुम्हें काम दें तो करना, और अगर न दें तो वापस आ जाना। भिखारी ने वैसा ही किया। उसने बाजार में फल बेचने वालों से काम मांगा और एक व्यापारी ने उसे फल बेचने का काम दे दिया। उसने उस दिन काम किया और दिन के अंत में मेहनत की कमाई से कुछ पैसे कमाए। बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे भिखारी को हर रोज काम मिलने लगा और उसकी स्थिति बेहतर होती गई।
कुछ हफ्तों बाद भिखारी नसीरुद्दीन के पास आया और बोला, मुल्ला साहब, अब मुझे आपसे रोज का सिक्का नहीं चाहिए। अब मैं अपनी मेहनत से खुद कमा सकता हूँ। मुल्ला का उत्तर। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम्हें भीख की नहीं बल्कि मेहनत की आदत डालनी थी। असली दौलत वही होती है जो मेहनत से कमाई जाती है, न कि भीख मांगकर। अब तुम एक मेहनती इंसान हो और तुम्हें दूसरों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। भिखारी ने मुल्ला का धन्यवाद किया और यह वादा किया कि वह अब कभी भीख नहीं मांगेगा। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मेहनत और आत्मनिर्भरता में ही है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भिखारी को पैसे देकर मदद करने के बजाय उसे अपने पैरों पर खड़ा होने की सीख दी। कहानी 3। नसीरुद्दीन एक चतुर और मजाकिया व्यक्ति थे और उनके दोस्त हसन हमेशा उनके साथ रहते थे। दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी और वे अक्सर एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे एक लंबी यात्रा पर जाएंगे ताकि नए अनुभव प्राप्त कर सकें। नसीरुद्दीन और हसन ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने कई गांवों और शहरों को पार किया। उनकी यात्रा में मजेदार किस्से और रोमांच भरे थे। लेकिन एक दिन जब वे एक जंगल में पहुंचे तो अचानक एक बड़ा बाघ उनके सामने आ गया। हसन डरते हुए, नसीरुद्दीन, हम क्या करेंगे? हमें तो बाघ से बचना होगा। नसीरुद्दीन शांत रहते हुए, चिंता मत करो हसन, मैं एक योजना बनाता हूँ। नसीरुद्दीन ने तुरंत एक पेड़ के पीछे छिपने का फैसला किया। बाघ ने उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। नसीरुद्दीन ने हसन से कहा, जब मैं बाघ को आकर्षित करूं, तुम पेड़ पर चढ़ जाओ। हसन ने ऐसा ही किया। नसीरुद्दीन ने बाघ से बात करना शुरू किया। नसीरुद्दीन साहस दिखाते हुए, ओ बाघ, तुम इतने बड़े और ताकतवर हो। तुम जानवरों के राजा हो। मुझे तुम्हारी शक्ति की बहुत प्रशंसा है। बाघ ने सोचा, यह आदमी मुझे तारीफ कर रहा है। शायद वह मुझसे दोस्ती करना चाहता है। नसीरुद्दीन ने अपनी बातों से बाघ को बहलाना शुरू किया। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है, हसन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें उसे पेश कर सकता हूँ। वह तुम्हारी शक्ति को देखकर बहुत प्रभावित होगा। बाघ ने सोचा कि दोस्ती करना बुरा नहीं है, इसलिए उसने हसन की ओर देखा जो पेड़ पर छिपा हुआ था। हसन ने देखा कि बाघ ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया है। उसने सोचा कि अब मौका है। उसने पेड़ से नीचे उतरकर नसीरुद्दीन के पास आने का फैसला किया। हसन डरते हुए, नसीरुद्दीन, तुमने बाघ से दोस्ती कर ली? नसीरुद्दीन हंसते हुए, नहीं, मैंने उसे बस अपनी चतुराई से भटकाया है। अब हमें यहाँ से निकलना होगा। दोनों ने बाघ को और कुछ ना कहकर वहां से भागने का फैसला किया। बाघ ने देखा कि नसीरुद्दीन और हसन दोनों भाग रहे हैं। वह उन पर हमला नहीं कर पाया। दोनों दोस्त जंगल से बाहर निकलने में सफल रहे और वापस अपने गांव लौट आए। सीख। जब वे गांव पहुंचे तो नसीरुद्दीन ने कहा, देखो हसन, चतुराई और बुद्धिमानी से किसी भी मुश्किल से बचा जा सकता है। हमें हमेशा अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए। इस तरह नसीरुद्दीन और हसन ने न केवल अपनी दोस्ती को मजबूत किया बल्कि एक दूसरे के साहस और बुद्धिमानी को भी पहचाना। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अच्छे दोस्तों के साथ मिलकर हर चुनौती का सामना किया जा सकता है और चतुराई हमेशा किसी समस्या का समाधान निकालने में मदद करती है। कहानी 4। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में एक दुश्मन सेना ने हमला कर दिया। उस सेना का सेनापति बहुत ही कठोर और चालाक था।
वह नसीरुद्दीन की चतुराई के बारे में सुन चुका था और जानता था कि उसे हराना आसान नहीं होगा। लेकिन उसने ठान लिया कि किसी भी तरह से वह नसीरुद्दीन को मात देकर गांव पर कब्जा कर लेगा। दुश्मन का हमला और नसीरुद्दीन का जवाब। गांव वालों को दुश्मन सेना के आने की खबर मिली तो सब डर गए। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि मुल्ला नसीरुद्दीन से मदद मांगी जाए। सब लोग उनके पास पहुंचे और दुश्मन सेना से बचाने की विनती की। नसीरुद्दीन ने कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक योजना बनाऊंगा और हमारे दुश्मनों को अपने ही जाल में फंसा दूंगा। योजना का आरंभ। नसीरुद्दीन ने गांव वालों से कहा कि वे दुश्मन सेना के सामने कमजोर और भयभीत दिखें। सभी लोग गांव के मुख्य द्वार पर झुके हुए सिर और घबराहट भरे चेहरे के साथ खड़े हो गए। जैसे ही दुश्मन सेना गांव के करीब पहुंची, नसीरुद्दीन ने एक संदेश भेजा कि वह सेना के सेनापति से बातचीत करना चाहता है। सेनापति को नसीरुद्दीन की चाल पर संदेह था, लेकिन उसने सोचा कि इस मौके पर नसीरुद्दीन की चालाकी को तोड़ना आसान रहेगा। नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी। जब नसीरुद्दीन और सेनापति आमने सामने आए तो सेनापति ने अहंकार से कहा, तुम्हें तो मैं चालाक समझता था, लेकिन तुम तो डरे हुए लग रहे हो। क्या अब समझ में आ गया कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है? नसीरुद्दीन ने शांतिपूर्वक कहा, सच में महाराज, आपकी ताकत और बुद्धिमानी का जवाब नहीं। मैंने सुना है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। सेनापति ने गर्व से कहा, बिल्कुल। कोई भी चुनौती हो, मैं हमेशा तैयार हूं। तब नसीरुद्दीन ने कहा, तो एक आखिरी चुनौती स्वीकार कीजिए। अगर आप इसे पूरा कर लेते हैं तो हम बिना लड़े ही हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप हार गए तो आपको हमारी रक्षा करने का वचन देना होगा। चुनौती का रहस्य। सेनापति ने चुनौती स्वीकार कर ली और नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ेंगे। जो पहले चोटी पर पहुंचेगा वह विजेता होगा। लेकिन चोटी पर पहुंचने के बाद उसे बिना सोचे समझे नीचे छलांग लगानी होगी। सेनापति सोच में पड़ गया, लेकिन उसने अपनी प्रतिष्ठा के चलते चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ने लगे। नसीरुद्दीन धीरे धीरे ऊपर चढ़ते रहे, जबकि सेनापति जल्दबाजी में तेजी से ऊपर पहुंच गया। चोटी पर पहुंचने के बाद सेनापति को याद आया कि उसे नीचे छलांग लगानी होगी। सेनापति सोच में पड़ गया, अगर मैं छलांग लगाऊंगा तो निश्चित ही मेरी जान चली जाएगी। उसने नसीरुद्दीन की ओर देखा और कहा, मुझे यह चुनौती रद्द करनी होगी। तब नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, असली जीत वही होती है जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हासिल की जाए। आपने इस चुनौती में हार मान ली है, अब वादा निभाने की बारी आपकी है। अंत। सेनापति ने नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी को मानते हुए गांव पर हमला करने का विचार त्याग दिया और अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया। इस तरह नसीरुद्दीन ने अपनी समझदारी से गांव को बचा लिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची जीत कभी कभी बुद्धिमानी और संयम से ही पाई जाती है, न कि केवल ताकत से। कहानी 5। एक बार की बात है, नसीरुद्दीन एक गांव से गुजर रहे थे। गर्मी का मौसम था और वह थक गए थे। तभी उन्हें एक भिखारी सड़क पर बैठे हुए दिखाई दिया। भिखारी के कपड़े फटे पुराने थे और उसका चेहरा गरीबी और भूख की कहानी बयां कर रहा था। भिखारी की बातें। नसीरुद्दीन ने उसके पास जाकर पूछा, भाई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें कुछ खाना नहीं मिला? भिखारी ने सिर झुकाकर कहा, मुला, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। लोग मुझे अनदेखा करते हैं। कभी कभी कुछ चंद सिक्के मिल जाते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। जीवन बहुत कठिन है।
नसीरुद्दीन का प्रस्ताव। नसीरुद्दीन ने सोचा कि उन्हें कुछ करना चाहिए। उन्होंने भिखारी से कहा, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। अगर तुम इसे मानोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। भिखारी ने उत्सुकता से पूछा, क्या सलाह है मुला? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यह सोचकर काम करना होगा कि तुम एक बड़े व्यापारी हो। तुम्हारी बातों में आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो लोग भी तुम पर विश्वास करेंगे। भिखारी का प्रयास। भिखारी ने नसीरुद्दीन की सलाह मानी। उसने अपने आप को एक व्यापारी मान लिया और खुद से बातें करना शुरू कर दिया। वह अब भी वहीं बैठा था, लेकिन अब उसने एक नया नजरिया अपनाया। वह गुजारिश करने के बजाय लोगों से अपने व्यापार के बारे में बताने लगा। वह कहने लगा, मैं एक सफल व्यापारी हूं और मेरे पास बेहतरीन सामान है। अगर तुम खरीदना चाहो तो मुझे बताओ। लोगों की प्रतिक्रिया। गांव के लोग पहले तो चौंक गए, लेकिन फिर उनकी हंसी निकल गई। किसी ने कहा, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन भिखारी ने आत्मविश्वास से कहा, हर सफल व्यापारी ने कभी न कभी शुरुआत की है। मैं यहाँ अपनी बिक्री का उद्घाटन कर रहा हूँ। लोगों ने उसकी बातों में दिलचस्पी ली और धीरे धीरे उसे कुछ पैसे देने लगे। भिखारी ने कुछ रुपए इकट्ठा किए और नसीरुद्दीन का धन्यवाद किया। नसीरुद्दीन की सलाह का असर। कुछ दिनों बाद भिखारी ने अपनी स्थिति में सुधार करना शुरू कर दिया। वह लोगों के बीच खुद को एक व्यापारी मानकर व्यवहार करने लगा। वह अब न केवल पैसे कमाने लगा, बल्कि उसने कुछ दोस्तों को भी बना लिया। एक दिन भिखारी ने नसीरुद्दीन से कहा, आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं सिर्फ भूखा नहीं हूँ, बल्कि एक आत्मनिर्भर व्यक्ति हूँ। अंत। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो भिखारी, असली धन किसी चीज में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास में होता है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो दुनिया भी तुम पर विश्वास करती है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। भिखारी ने नसीरुद्दीन की सलाह से न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपने सपनों को भी साकार किया। कहानी 6। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पर एक चोर ने धावा बोला। रात के अंधेरे में चोर धीरे धीरे उनके घर में घुस गया और इधर-उधर कीमती सामान तलाशने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन उसी समय अचानक जाग गए। उन्होंने धीरे से चोर को देखा और चुपचाप एक योजना बनाई। मुल्ला की चालाकी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने चोर को बिना डराए चुपचाप उसकी हरकतों को देखना शुरू किया। जब चोर ने मुल्ला का बिस्तर देखा तो वह समझा कि वहां कुछ कीमती चीजें हो सकती हैं। मुल्ला ने यह भांप लिया और सोचा कि इसे एक सबक सिखाना चाहिए। मुल्ला का नाटक। मुल्ला चुपचाप चोर के पास गए और कहने लगे, भाई, लगता है कि तुम यहाँ पहली बार आए हो और शायद कुछ चीजें ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चोर ने आश्चर्य से मुल्ला को देखा और सोचा कि शायद यह व्यक्ति पागल है। चोर ने मुल्ला का साथ देने का नाटक किया और कहा, हाँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तुम मदद करोगे तो बहुत अच्छा होगा। मुल्ला का जवाब। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत है वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ, परंतु एक शर्त है। हमें यह काम शांति और चुपचाप करना चाहिए ताकि पड़ोसी जाग न जाएं। चोर ने हामी भरी और सोचा कि शायद बिना कोई हंगामा किए वह आसानी से लूट का माल लेकर भाग जाएगा। मुल्ला ने चोर को अपने घर के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर दिखाया और कुछ पुरानी चीजें उसे सौंप दीं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा कि अब इसे सिखाने का समय आ गया है। चोर का सबक।
अंत में मुल्ला ने चोर को अपने किचन में ले जाकर एक बड़े खाली बर्तन की ओर इशारा किया और कहा, यह बर्तन बेहद खास है। अगर तुम इसे लेकर जाओगे तो तुम्हें रोज रात में इस बर्तन को देखना होगा और ईमानदारी से अपनी मेहनत की कमाई इसमें डालनी होगी। इस तरह तुम अमीर बन जाओगे और चोरी छोड़ सच्ची कमाई से खुश रहोगे। चोर को मुल्ला की बातों का गूढ़ अर्थ समझ में आया। उसने अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस की और मुल्ला से माफी मांगी। चोर ने कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं वादा करता हूं कि अब से मेहनत की कमाई ही करूंगा। अंत मुल्ला नसीरुद्दीन ने चोर को गले लगाया और उसे सही रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चतुराई से किसी को सही राह पर लाया जा सकता है। मुल्ला की सरलता और बुद्धिमानी ने एक चोर को सुधरने का मौका दिया और उस दिन के बाद वह चोर ईमानदारी से काम करने लगा। कहानी 7 नसीरुद्दीन और राजा की बड़ी कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में नसीरुद्दीन नामक एक चतुर व्यक्ति रहता था। वह अपने बुद्धिमान विचारों और हास्य के लिए प्रसिद्ध था। उसके अनोखे उत्तर और हास्य ने उसे सभी के दिलों में एक खास जगह दिलाई थी। एक दिन राजा ने उसे दरबार में बुलाया और उसके ज्ञान की परीक्षा लेने का निश्चय किया। दरबार में नसीरुद्दीन। जब नसीरुद्दीन दरबार में पहुंचे तो राजा ने उसे एक गंभीर प्रश्न पूछने का फैसला किया। राजा नसीरुद्दीन, बताओ, सबसे बड़ा खजाना क्या है? नसीरुद्दीन, महाराज, सबसे बड़ा खजाना वह है जिसे हम अपने दिल में रखते हैं, खुशी। धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है खुश रहना। राजा ने नसीरुद्दीन की बात सुनी और सोचा, यह तो सही है, लेकिन क्या यह केवल एक मजाक है? अगला प्रश्न। फिर राजा ने एक और सवाल किया, अगर तुम्हें यह खजाना हासिल करना हो तो तुम क्या करोगे? नसीरुद्दीन, महाराज, मैं खुशी की तलाश में नहीं बल्कि उसे बांटने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो खुशी बांटता है वह खुद भी खुश रहता है। राजा को यह उत्तर बहुत पसंद आया, लेकिन वह नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी को और चुनौती देना चाहता था। एक कठिनाई। राजा ने नसीरुद्दीन को एक कठिनाई में डालने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पास एक दिन की समय सीमा हो और तुम्हें अपने राज्य को खुश करने का कोई तरीका खोजना हो तो तुम क्या करोगे? नसीरुद्दीन ने सोचा और कहा, महाराज, मैं एक मेले का आयोजन करूंगा जहां लोग खेलें, गाएं और खुशी मनाएं। लेकिन मेले का मुख्य आकर्षण यह होगा कि हर कोई अपनी समस्या वहां रख सकेगा और हम मिलकर उनका समाधान निकालेंगे। मेले का आयोजन। राजा ने नसीरुद्दीन की योजना को मंजूरी दी और राज्य में एक बड़ा मेला आयोजित किया गया। मेले में लोग आए और अपने दुखों को बांटने के लिए एकत्रित हुए। नसीरुद्दीन ने सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और उन पर हंसते हंसते समाधान प्रस्तुत किए। लोगों ने अपनी समस्याओं को भूलकर हंसना शुरू किया और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। मेले में खुशी और उल्लास का माहौल बन गया। राजा की प्रतिक्रिया। राजा ने मेले का नजारा देखा और नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुमने साबित कर दिया कि असली खजाना खुशी में है और उसे बांटने में है। तुम मेरे दरबार के सबसे बड़े बुद्धिमान हो। अंत। इस तरह नसीरुद्दीन ने राजा और राज्य के लोगों को यह सिखाया कि खुशी को बांटने से उसे और बढ़ाया जा सकता है। राजा ने नसीरुद्दीन को एक बड़ा पुरस्कार दिया और उन्हें हमेशा दरबार में बुलाने का निश्चय किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी बांटने में है और चतुराई और बुद्धिमानी से हम जीवन के कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। कहानी 8। एक बार की बात है, नसीरुद्दीन अपने गांव में एक साधारण जीवन जी रहे थे। एक दिन उन्होंने सुना कि गांव में एक चोर आ गया है
जो रात में लोगों के घरों में घुसकर सामान चुरा रहा है। लोग बहुत चिंतित थे और सब अपनी अपनी चीजों की सुरक्षा के लिए उपाय कर रहे थे। चोर का आतंक। गांव में रात के समय सभी लोग दरवाजे बंद करके सो जाते थे। लेकिन एक रात नसीरुद्दीन ने देखा कि उनका पड़ोसी, जिसे हमेशा सोने में कठिनाई होती थी, रात में जाग रहा था। नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, भाई तुम रात को क्यों जागे हो? पड़ोसी नसीरुद्दीन, मुझे डर है कि चोर आ सकता है। मैं अपनी चीजें बचाना चाहता हूँ। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं एक योजना बनाता हूँ। नसीरुद्दीन की योजना। नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी से कहा कि उसे चोर को पकड़ने का एक उपाय है। उन्होंने कुछ मिट्टी से एक बड़ा बर्तन बनाया और उसमें कुछ बूंदें तेल डाल दी। फिर उन्होंने बर्तन को अपने दरवाजे पर रख दिया और बोले, अगर चोर यहाँ आएगा तो वह इस बर्तन में गिर जाएगा। पड़ोसी ने हैरानी से पूछा, क्या ये सच में काम करेगा? नसीरुद्दीन, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें सोना पड़ेगा। यदि तुम जागते रहोगे तो चोर आएगा और तुम्हारी नींद खराब कर देगा। चोर की दस्तक। रात के कुछ घंटे बाद चोर गांव में आया। उसने देखा कि सभी लोग सो रहे हैं, लेकिन नसीरुद्दीन के दरवाजे पर एक बड़ा बर्तन रखा है। उसे लगा कि इसमें कुछ मूल्यवान है, इसलिए वह बर्तन के पास गया। जैसे ही चोर ने बर्तन को उठाने की कोशिश की, वह मिट्टी से गिर गया और बर्तन का ढक्कन उसके ऊपर गिर गया। वह बहुत चौंका और फंस गया। उसी समय नसीरुद्दीन और पड़ोसी ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने का मजेदार तरीका। चोर, जो अब बर्तन में फंसा हुआ था, ने घबराकर कहा, मुझे छोड़ दो, मैं कभी नहीं आऊंगा। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है चोर, तुम्हारी गलती यह है कि तुमने मेरे पड़ोसी के घर की सुरक्षा को कमजोर समझा। अब तुम्हें अपनी सजा भुगतनी होगी। अंत। गांव वालों ने चोर को पकड़ लिया और उसे सजा दी। नसीरुद्दीन ने सभी को बताया कि सच्चा साहस और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान हो सकता है। इस घटना के बाद नसीरुद्दीन को गांव का नायक माना गया। उन्होंने साबित कर दिया कि कभी-कभी हंसी और चतुराई से कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, सच्ची बुद्धिमानी और चतुराई से हर समस्या का समाधान संभव है। कहानी 9। एक दिन की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ बाजार जा रहे थे। रास्ते में लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते और कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे, क्योंकि नसीरुद्दीन का गधा थोड़ा अजीब था, वो बहुत जिद्दी और सुस्त था। लेकिन नसीरुद्दीन को अपने गधे से बहुत लगाव था और उसने उसके साथ कई मजेदार अनुभव साझा किए थे। नसीरुद्दीन और गधा। रास्ते में एक आदमी ने नसीरुद्दीन से कहा, मुल्ला जी, आपके गधे की चाल देखिए, ये तो बहुत सुस्त है। ऐसे सुस्त गधे के साथ आप कैसे सफर करते हैं? नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, भाई, ये सुस्त नहीं है, बल्कि बहुत समझदार है। ये तभी चलता है जब इसे सही दिशा में जाना होता है। लोग हंसने लगे, लेकिन नसीरुद्दीन की बात में गहरी बात थी। पहली घटना। कुछ दूर चलते हुए नसीरुद्दीन को एक पहाड़ी के पास रुकना पड़ा। गधा अचानक रुक गया और आगे बढ़ने से मना करने लगा। नसीरुद्दीन ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन गधा टस से मस नहीं हुआ। पास में खड़े कुछ लोग ये देखकर हंसने लगे और कहने लगे, मुल्ला, क्या ये गधा तुम्हारा कहना कभी मानता है? नसीरुद्दीन ने कहा, ये मेरा गधा नहीं, बल्कि मेरा साथी है। और साथी वो होता है जो अपने मन की सुने, सिर्फ दूसरों की नहीं। यह सुनकर लोग हंसी रोक नहीं पाए और उनकी बात पर गहरी सोच में पड़ गए।
दूसरी घटना। कुछ और दूर जाते हुए नसीरुद्दीन के गधे ने एक जिद पकड़ ली और रास्ते में बैठ गया। नसीरुद्दीन ने उसे प्यार से कहा, मेरे प्यारे साथी, अब आगे बढ़ो। लेकिन गधा नहीं हिला। तभी नसीरुद्दीन को एक उपाय सूझा। उन्होंने गधे के सामने अपनी पोटली से एक गाजर निकाली और उसे दिखाते हुए गधे के सामने लहराने लगे। गधा गाजर देखकर धीरे धीरे उठने लगा और चलने लगा। लोगों ने यह देखकर नसीरुद्दीन का मजाक उड़ाया, मुल्ला, तुम्हें अपने गधे को चलाने के लिए गाजर दिखानी पड़ती है। नसीरुद्दीन ने हंसकर जवाब दिया, हाँ, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से प्रेरित होता है। किसी को पुरस्कार से तो किसी को गाजर से। तीसरी घटना, गधा और पानी। थोड़ी दूर जाकर नसीरुद्दीन ने देखा कि उनके गधे को प्यास लगी है। उन्होंने एक तालाब के पास जाकर उसे पानी पीने दिया। गधा खुशी खुशी पानी पीने लगा। तभी एक आदमी ने कहा, मुल्ला, यह गधा क्या तुम्हारे बिना पानी नहीं पी सकता? नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल पी सकता है, लेकिन इसे अपने साथी का साथ चाहिए। कभी कभी दूसरों की जरूरत हमें हमारे ही काम करने में खुशी देती है। अंत। यह देख लोगों ने नसीरुद्दीन के गधे को समझने का नजरिया बदल दिया। नसीरुद्दीन और उसका गधा दोनों लोगों के लिए एक उदाहरण बन गए। नसीरुद्दीन ने अपने गधे से साथ रहते हुए यह दिखा दिया कि कैसे हर प्राणी का अपना स्वभाव होता है और हम सभी का नजरिया अलग हो सकता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी का मजाक बनाने से पहले हमें उसकी स्थिति को समझना चाहिए। नसीरुद्दीन और उसके गधे की दोस्ती एक अनोखा उदाहरण बन गई, जो यह बताती है कि हर साथी अपने आप में खास होता है। कहानी 10। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के पास के एक बाजार से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान घबराया हुआ सा खड़ा था। नसीरुद्दीन ने उसकी परेशानी जानने के लिए उसके पास गए और उससे पूछा, भाई, क्या बात है? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? किसान ने कहा, मुल्ला साहब, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास केवल एक गाय है, जिससे मैं अपने परिवार का पेट पालता हूँ। लेकिन आज सुबह जब मैं उठा तो मेरी गाय गायब थी। मैंने उसे पूरे गांव में ढूंढा, पर कहीं नहीं मिली। अब मैं सोच रहा हूँ कि बिना गाय के मैं अपने परिवार का गुजारा कैसे करूँगा। नसीरुद्दीन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नसीरुद्दीन का चतुराई भरा उपाय। नसीरुद्दीन ने किसान को सलाह दी, तुम्हें इस बात का प्रचार करना होगा कि तुम्हारी गाय कोई खास और अनोखी गाय थी। कहो कि वह चमत्कारी है और उसके दूध में ऐसी शक्ति है जो बीमारियों को ठीक कर सकती है। किसान थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन नसीरुद्दीन की बात मानने के लिए तैयार हो गया। उसने गांव में जाकर सभी से कहना शुरू किया कि उसकी गाय चमत्कारी थी और उसके दूध में बड़ी शक्ति थी। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई और कुछ लोग तो इस चमत्कारी गाय को देखना चाहते थे। चोर का पकड़ा जाना। जैसे जैसे खबर फैली, गांव का एक व्यक्ति घबराया हुआ नसीरुद्दीन के पास आया और बोला, मुल्ला साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही उस किसान की गाय चुराई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इतनी खास गाय है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं गाय वापस कर दूंगा। नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, गाय को किसान के घर छोड़ आओ और भविष्य में ऐसी गलती मत करना। चोर ने तुरंत जाकर गाय को किसान के घर के पास बांध दिया और गांव वालों से माफी मांग ली। किसान की खुशी। अगले दिन जब किसान ने अपनी गाय को वापस पाया तो वह बहुत खुश हुआ। वह नसीरुद्दीन के पास जाकर बोला, मुल्ला साहब, आपकी चतुराई से मेरी गाय वापस आ गई। मैं आपका बहुत आभारी हूँ।
नसीरुद्दीन ने कहा, यह सब तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का फल है। याद रखना, कभी कभी हमें अपनी परेशानियों को हल करने के लिए थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदारी और चतुराई से बड़ी मुश्किल हल की जा सकती है। नसीरुद्दीन ने किसान की मदद अपने अनोखे तरीके से की, जिससे किसान को उसकी गाय भी वापस मिल गई और गांव में उसकी इज्जत भी बढ़ गई। कहानी 11। नसीरुद्दीन और मूर्खों से जुड़ी कई मजेदार कहानियां हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध कहानी इस प्रकार है। नसीरुद्दीन और मूर्ख गांववाला। एक बार नसीरुद्दीन अपने गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो देखने में बेहद परेशान लग रहा था। वह नसीरुद्दीन को पहचानता था और उनकी चतुराई और बुद्धिमानी के बारे में सुन चुका था। उसने सोचा कि शायद नसीरुद्दीन उसकी मदद कर सकें। मूर्ख गांववाला, नसीरुद्दीन साहब, मुझे बहुत बड़ी समस्या है। मेरी हर चीज खो गई है और मैं नहीं जानता कि उसे कैसे ढूंढूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? नसीरुद्दीन, क्या खो गया है, यह तो बताओ। मूर्ख गांववाला, मुझे नहीं पता। बस मुझे यह याद है कि मैं इसे लेकर बहुत खुश था और अब वो नहीं है। नसीरुद्दीन ने समझ लिया कि यह आदमी बेहद उलझा हुआ है। उन्होंने हंसते हुए सोचा कि क्यों न उसे एक मजेदार सबक सिखाया जाए। नसीरुद्दीन, अच्छा, ऐसा करते हैं। हम दोनों इसे ढूंढते हैं। तुम देखो कि तुम क्या खो चुके हो और मैं देखूंगा कि मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वे दोनों मिलकर गांव के एक एक जगह ढूंढने लगे। पूरे दिन ढूंढने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वह आदमी थक कर बैठ गया। मूर्ख गांववाला, नसीरुद्दीन साहब, मुझे लगता है कि मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। मैं इसे कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए, कभी कभी हम जिन चीजों को ढूंढ रहे होते हैं वे हमारे पास ही होती हैं। शायद जो तुम्हें खोया हुआ लग रहा है वह तुम्हारे पास पहले से है। वह आदमी थोड़ा चौंका और खुद पर ध्यान देने लगा। उसने देखा कि उसकी पॉकेट में उसका प्यारा कंकड़ पड़ा है, जिसे वह हमेशा खुश रहने के लिए अपने साथ रखता था। मूर्ख गांववाला, ओह, यह तो मेरे पास ही था। मैंने बेवजह ही सारा गांव छान मारा। नसीरुद्दीन, देखो दोस्त, कभी कभी हमें जो खुशी और संतोष चाहिए होता है वह हमारे पास ही होता है। हमें बस उसे देखना और महसूस करना होता है। सीख। उस आदमी ने नसीरुद्दीन का शुक्रिया अदा किया और हंसी के साथ अपने रास्ते पर चला गया। नसीरुद्दीन की इस कहानी का संदेश था कि अक्सर हम खुशी और संतोष को दूर दूर में ढूंढते हैं, जबकि वह हमारे पास ही होती है।